नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले टेलीग्राम चैनल पर चर्चा की थी कि हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये इनिशिएटिव कोई किसी नाम का नहीं है, मतलब जैसे किसी का कुछ नाम दे दे, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस देने का मेरा प्रयास है। इसके लिए और भी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है। हम उनकी चर्चा बाद में करेंगे। और इसमें हम ये आज का जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें आपको ये बताऊंगा कि हम आने वाले समय में किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, और आपके सवाल जो कमेंट बॉक्स में आए हैं उन पर हम क्या चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमारा टाइमलाइन रहेगा, और किस प्रकार हम आपकी मदद कर पाएंगे, और किस प्रकार हम आप जुड़ पाएंगे। सारी रूपरेखा आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको मौका दिया था कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने का, आप अपने सवाल क्रिएट कीजिए। तो हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, बारी बारी से वीडियो आएंगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी तक लगभग एक महीना पड़ा है, 20 अगस्त से मुझे मसूरी में रिपोर्टिंग करनी है। और तब तक हमारे पास एक महीना है, मतलब 30 दिन है। 30 दिन में अगर मैं 10 दिन भी जयपुर रह पाता हूँ तो इसका मतलब 10 वीडियो मैं बना सकता हूँ। और इन वीडियो में हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक लेंगे। जैसे पहला टॉपिक लेंगे टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी इनके इनपुट्स है या फिर इनके एप्लीकेशन है, वो हमारी यूपीएससी की तैयारी को किस प्रकार मतलब आसान बना सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी आपकी पढ़ाई में काम नहीं आएगी। चैट जीपीटी एक नया है, और उसके साथ गूगल डॉक्यूमेंट है, उसके साथ गूगल ट्रांसलेट है, गूगल एप्लीकेशन खुद है, यूट्यूब है, विजन की मंथली मैगजीन जो आती है, जिसको मैंने कई बार आपके सामने बताया है हम उसको कैसे सहूलियत, और यहाँ तक कि उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार की रणनीति जो एक मैच्योरिटी के बाद काम करती है, वो भी मेरी कोशिश रहेगी। और हम अभी आज का एक वीडियो डेमो वीडियो की तरह है, और हम इसमें क्या चर्चा करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी तैयारी को आसान बना सकते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला होगा टेक्नोलॉजी का। इसमें जो 3-4 एप्लीकेशन मैं हर जगह बताता हूँ आपको, वो एप्लीकेशन आप यूज करके नोट्स कैसे बना सकते हो, डिजिटल नोट्स कैसे बना सकते हो, उनका आप इस्तेमाल कैसे, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे गूगल ट्रांसलेट है, गूगल है, या फिर गूगल डॉक्यूमेंट है, इनको कोई आपको पेड लेने की जरूरत नहीं, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनकी सहायता से आप अपना कंटेंट अच्छा बना सकते हो, और कंटेंट की क्वालिटी, उसके साथ अब डाटा फैक्ट फिगर कभी भी कुछ भी ऐड करना हो, यहाँ तक कि आपका जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर की आप नोट्स बना रहे हो, आपको कहीं से चीज़ मिली है और आपको लगता है आज मेरे पास जो नॉलेज आया वो एक्स्ट्रा है, उसको आप ऐड करना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी आप 2 साल बाद भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। आपके लिए अलग से एक पेज क्रिएट कर सकते हो। इतनी सहूलियत होती है डिजिटल नोट्स में। जबकि हमारे फिजिकल नोट्स होते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल नोट्स होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा नोट्स फिजिकल हो तो कम ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डिजिटल नोट्स है उनकी आप सॉफ्ट कॉपी की फिर हार्ड कॉपी आप ले सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम डिजिटल नोट्स हो, और डिजिटल नोट्स बनाने की कला वो आपको आनी चाहिए, और उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। फिर इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। उसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके अलावा मेरी कोशिश है यूपीएससी का सिलेबस है, सिलेबस के हर एक पहलू को ठीक से समझें। प्री का सिलेबस है जो यूपीएससी ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट दे रखा है, जिसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और प्री में यूपीएससी वैसे भी सिलेबस से बाहर यूँ तो नहीं कह सकता जाती है, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेंस का सिलेबस है, उसका हर एक टॉपिक हम विस्तार से समझेंगे, इसमें आपसे क्या डिमांड है, और ये टॉपिक आप कहाँ से कवर कर सकते हो, और इस टॉपिक के लिए मैंने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए, मेरे पास अभी कौन से सोर्स है, और मैं वे उन सोर्स में से आपके साथ कौन से शेयर कर सकता हूँ, कौन से अभी प्रासंगिक है, कौन से नहीं है। अगर वे प्रासंगिक नहीं है तो आप उनके नए नोट्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम जीएस वाइज, जैसे जीएस का पहला पेपर है, उससे पहले निबंध पे जाएंगे, और उसके बाद हम जीएस पे जाएंगे। जीएस वाइज जीएस का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर मैंने कहाँ से की, कैसे की, उस किताब को जैसे मैंने नितिन सिंघानिया को पढ़ा तो उसको कैसे पढ़ा, उसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने इस तैयारी में 5-6 साल लगाए हैं, तो मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं। तो मुझे लगता है मेरा अनुभव अगर किसी आप में से किसी एक के भी काम आता है, तो हमारा प्रयास यही है कि आपके चेहरे पर खुशी आए हमारे प्रयास से। और मैं अगर मेरे पास आधा घंटा भी है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। इसीलिए ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। और इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के हर एक टॉपिक, जैसे हिस्ट्री,
हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर स्पेक्ट्रम पढ़े कि बिपिन चंद्रा पढ़े या फिर R.S. शर्मा एंड जो सतीश चंद्रा बुक है उनको कैसे पढ़े, किस प्रकार पढ़े, उनका रिवीजन कैसे करें। मैं मेरी किताब की पीडीएफ, कुछ पेज के पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आगे की जो वीडियो बनेंगे उसमें हर एक चीज को अच्छे से दिखाऊंगा कि आप ये चीज कैसे कर सकते हैं, आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। आप पहली बार मान लीजिए R.S. शर्मा किताब पढ़ रहे हो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए, आप सतीश चंद्र किताब पढ़ रहे हो, उसको कैसे पढ़े, क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन आपको कैसे करना। वैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को आपको कैसे पढ़ना, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सहूलियत, मतलब आसान भाषा में आपको लगेगा हमारे जैसा ही कोई है जो अभी तैयारी के फेज में है, आपको मैं ये महसूस कराऊंगा। क्योंकि मेरा मैं ये उद्देश्य नहीं है मैं आपको ये दिखाऊंगा मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं IAS बन गया, नो, ये सब चीज़ें अलग है। आपको ये उम्मीद रहेगी हाँ कोई सिलेक्टेड आदमी बता रहा तो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको हर लेवल पर ये एहसास कराऊंगा कि मैं अभी भी आप जैसा एक एस्पायरेंट हूँ, और एस्पायरेंट की नज़र से किस प्रकार के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मैंने कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी, मेरे ज्योग्राफी के सोर्सेज कैसे थे, मैंने उनको कैसे फॉलो किया, मेरे नोट्स कैसे है, वे नोट्स आपके काम आ सकते हैं नहीं आ सकते, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं आ सकते अभी आप कहाँ से पढ़ सकते हो, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। वैसे हम जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर पर भी कम से कम 2-3 वीडियो बनाएंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। जनरली ऐसा लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत GS2 के लिए पढ़ लो, इनफ है, वो इनफ है कि नहीं है, और कोई किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर्स जो GS2 का बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आप उसको कैसे कवर कर सकते हो। इसके अलावा IR का जो सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसके लिए कोई किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, अगर कोई पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, नहीं पढ़नी है तो आप उसको कहाँ से कवर करोगे, कैसे कवर करोगे। और इन्हीं के कंटेक्स्ट में जब तीसरा पेपर हम लेते हैं, तीसरे पेपर के लिए कोई ऑथेंटिक किताब हिंदी मीडियम में नहीं है जो आपका पूरा पेपर कवर कर सके, कोई भी किताब नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे कम से कम 5 सब्जेक्ट उस पेपर के अंदर है और कोई किताब उन सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हर साल बदलती रहती है, डिजास्टर मैनेजमेंट हर साल अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है। कोई आप एक थ्योरी नहीं पढ़ सकते डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्योरी नहीं पढ़ सकते। हर जगह इंटरनल सिक्योरिटी का अलग अलग कंसर्न है, उसके लिए गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी है, कैसे डील करना वो सब अलग। इकोनॉमी हर एक दिन में बदल रही है, हर कैसे, तो कोई भी किताब उसको फुलफिल नहीं कर सकती। उसी तरह जो एग्रीकल्चर है उसके जो फंडामेंटल है वो तो किसी किताब से आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में आपसे बहुत एडवांस लेवल की चीजें उम्मीद की जाती है। ऐसा क्योंकि UPSC आजकल जिस लेवल पे जा रही है, मेंस में सवाल बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन आपको उसके आंसर देने में बहुत एडवांस लेवल की चीज लिखनी पड़ती है। एडवांस इन सेंस कि आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहना चाहिए हर जगह। जैसे मैं गांव में बैठा हूँ, हमारे वहाँ पर कोई स्टार्टअप है, मान लीजिए एग्रोस्टार करके स्टार्टअप है, वो गांव में कुछ खाद बीज या कुछ डिलीवर करने आया है, तो मेरा दिमाग एक्टिव रहना चाहिए, क्या है ये, कौन डिलीवर करने वाला है, ये कैसे सिस्टम काम करता है, मैं इसको कहाँ एग्जाम्पल रूप में लिख सकता हूँ। या फिर यूरिया हमारे खाद खेत में छिड़की जा रही है तो ये कैसे होती है, इनमें क्या पॉलिसीज है, सरकार क्या पॉलिसी, सरकार क्या योजनाएं हैं, हर चीज, मतलब आँख कान दिमाग जो भी होता है वो सारा आपका खुला रहना चाहिए। उस लहजे से UPSC आपसे डिमांड करती, तभी आपके GS में एक एक एक्स्ट्रा इनपुट के आपके नंबर मिलते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कुछ घिसे पिटे आंसर लिखोगे तो वही 300 350 के आसपास आप हर साल रुक जाओगे। नहीं तो हिंदी मीडियम में भी 400 के आसपास नंबर आ सकते हैं। मेरे दोनों मेंस में 392 और 398 मार्क्स है, 400 के आसपास। हिंदी मीडियम में बहुत डिसेंट स्कोर होता है 400 के आसपास। और इसके अलावा हम एथिक्स पेपर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एथिक्स पेपर बहुत सिंपल है और सच बताऊं तो मेरे लिए इतना फ्रूटफुल रहा है कि हिंदी मीडियम में इस साल एथिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लगभग मेरे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 123 मार्क्स है हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में एथिक्स के इतने अच्छे नंबर आना, ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सामने विस्तृत रणनीति शेयर करूं, ताकि आने वाले समय में आप 2026 का, 27 का, 28 का जब भी मेंस लिखें तो आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिले। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप प्री के लिए टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, कब लगाएं, प्री के टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखें। और उसके अलावा तैयारी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में चलती है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना, रिवीजन करना, रिवीजन के टाइम को दिक्कत आना, टेस्ट में कम नंबर आना, मेंस के टेस्ट अगर है तो उनको कहाँ से चेक करवाएं, या फिर पैसे नहीं है तो कैसे चेक करवा सकते, खुद कैसे चेक कर सकते हो। टॉपर्स की कॉपी, बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा कि सर टॉपर्स की कॉपी इंग्लिश मीडियम वाली पढ़े तो उनका हिंदी अनुवाद कैसे करें। मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉपर्स की कॉपी जो इंग्लिश मीडियम के है उनका हिंदी अनुवाद करना कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए आप बिना हिंदी अनुवाद किए हुए टॉपर्स की इंग्लिश मीडियम की कॉपी से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको बिल्कुल जनरल इंग्लिश आनी चाहिए और मैं दिखाऊंगा आपको टॉपर्स की कॉपी में से कि आप देखिए ये चीजें आपको कहाँ समझ नहीं आ रही है। बहुत सिंपल स्वीट लैंग्वेज में डाटा, फैक्ट, फिगर, ऑथेंटिक जानकारी, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं।
उनको पढ़ने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं आपको बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। मेरे को इंग्लिश उतनी आती जितना मेरा काम चलता है, और कोई ज़रूरी नहीं हमको बहुत एक्सपर्टीज वाली इंग्लिश आए। और उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे जो कंपलसरी पेपर है इंग्लिश का, हिंदी का, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, लेकिन हालांकि ये पेपर बहुत सिंपल है। इंग्लिश का पेपर तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि डर आप फैला दें। क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसको डर था भाई, उसका 24 वाला मेंस नहीं हुआ था, तो उसको लगा था कि मेरा इंग्लिश कंपलसरी पेपर की वजह से मेरा कट गया। लेकिन जब मार्क्स आए तब पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके इंग्लिश कंपलसरी पेपर में नंबर अच्छे खासे 105 नंबर थे, जबकि वो जरूरी नहीं था ऐसा हो। जबकि उसको ये डर था कि मेरा इस वजह से कट गया है, लेकिन हकीकत बात अलग थी। उसके जीएस में नंबर ठीक ठाक थे, ऑप्शनल में उसके नंबर काफ़ी कम थे, उस वजह से उसका फाइनल नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और आपके कमेंट में कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे सवाल आएंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा इस पर एक अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर निष्पक्ष रूप से आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस कोचिंग का आप नाम लो, ये किसी कोचिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, कोई कॉर्नर में कहीं पर भी किसी भी कोचिंग का लोगो नहीं है। ये सबसे बड़ी आज़ादी अपने लिए है, क्योंकि मेरा पर्पज आपकी मदद करना है। इस यूट्यूब जो वीडियो बनेगा इसका पर्पज कभी नहीं है, मैंने यूट्यूब चैनल को भी नॉन मोनेटाइज कर रखा है मेरी कोशिश में, टेलीग्राम चैनल को मेरी कोशिश में नॉन मोनेटाइज कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा पर्पज मदद करना है। मेरे पास टाइम है, मुझे पता है मैं अभी आपके 10-15 दिन मदद कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेंडिंग में बिजी हो जाऊँगा, मेरी लाइफ बिजी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके कमेंट के जवाब तक नहीं दे पाऊँगा। ये यूट्यूब बनाना, जयपुर में आना, सेटअप को देखना, ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए अगले 20-25 दिन में जब जब मुझे टाइम मिलेगा, आप कभी भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ऐसा ना रखें सर ये करिए वो करिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम में जाना पड़ता है, कई जगह सेमिनार होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, फैमिली फंक्शन होते हैं, सोशल प्रो मतलब फंक्शन होते हैं, या फिर और किसी पर्पज़ से मुझे पर्सनल रीजन से कहीं जाना पड़ता है, तो समय बहुत कम रहता है। जब जब मुझे समय मिलता है मैं आपकी फुल मदद करता हूँ, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी इसमें। आप, मेरा निवेदन यही है कि आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि भाई कि मैं आपके लिए सब चीज़ें तैयार कर दूंगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन मेरी भी लिमिटेशन है। आप खुद जानते हैं एक इंसान है तो उसकी लिमिटेशन, सिलेक्शन हुआ है तो बहुत सारे लोगों को उम्मीदें होती, जैसे आपको उम्मीदें, वैसे और भी अलग अलग तरीके से मैं जिन जिन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ उन लोगों को उम्मीदें हैं, तो मुझे उनको भी फुलफिल करना पड़ता है। तो आप निश्चिंतित रहें, मेरे से जितना हो सकेगा, अगर मेरे को आधा घंटा भी मिला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं आपकी फुल मदद करूंगा। बस सरते टाइम नहीं मिला तो अलग बात है, हम अलग तरीके से मदद करते रहेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में रूपरेखा बताई, हम आगे किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ स्वतंत्र है, और हम जितने भी सेक्शन यूपीएससी में, स्पेशली जैसे मैं आपको कुछ लिख के चीज़ें बताता हूँ। जो पहला सेक्शन है जीएस का, जीएस में आप जीएस 1 to 3 तक, ये तीनों सेक्शन जीएस टाइप के हैं प्योर। इसमें हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, स्पेशली जो जीएस सेकंड एंड जो थर्ड है, ये दोनों जीएस में करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस करंट अफेयर्स को आप कैसे कवर कर सकते हो इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक होता है उनके साथ इसको कैसे लिंक कर सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो आपकी, जैसे आप जीएस 2 के लिए आप लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो, उसके साथ आप करंट अफेयर्स को कैसे कवर कर सकते हो, उसको कैसे जोड़ सकते हो, और क्या जीएस 2 के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत किताब इनफ है कि नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो जीएस 3 का पेपर है उसमें जो करंट अफेयर्स है, उसमें भी स्पेशली जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उसको आप कैसे कर सकते हो, वो सारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एथिक्स का पेपर है, एथिक्स का पेपर क्यों स्कोरिंग है, और एथिक्स के पेपर के लिए कौन सी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनसे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मेरे एथिक्स में मैंने 2 मेंस दिए, मेरे पहले मेंस में 115 नंबर थे, और दूसरे मेंस में मेरे 123 नंबर थे। मेरे पहले मेंस में 115 थे और दूसरे मेरे 123 नंबर थे। दोनों मैंने हिंदी मीडियम से लिखे हैं, और ये हिंदी मीडियम में जी किसी भी जीएस में 100+ नंबर आना एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी हम इस पेपर पर फुल तरीके से चर्चा करें, और इस पेपर में कुछ चीजें हैं जो आपके लिए हवा क्रिएट करती है, मतलब डर पैदा करती है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, जैसे थिंकर्स वगैरह विचारक पढ़ते हैं कि पश्चिम के विचारक, भारतीय विचारक, उनको लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि विचारक कैसे कहाँ से कवर कराए, इतने बड़े बड़े नाम, या सिलेबस में स्पेशली कुछ लिखा नहीं है। स्पेशली 3 सवाल आते हैं ऐसे जीएस के पेपर में, जीएस 4 में,
जिनमें स्टेटमेंट दे रखा होता है, जैसे महात्मा गांधी का हो गया, विवेकानंद का हो गया, प्लेटो का हो गया, अरस्तु को, किसी का हो गया, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो हम वो भी क्लास सीखेंगे, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वो सारी क्लास सीखेंगे। इसके अलावा जो निबंध का पेपर है, हमारा निबंध का पेपर बहुत इजी प्लस फ्रूटफुल। मेरे 132 और 113 दोनों मेंस में इतने नंबर आए हैं। इस बार ऐसे में यूपीएससी ने अच्छे नंबर नहीं दिए तो मेरे कम हो गए, बाकी 130 प्लस नंबर बहुत डिसेंट स्कोर होता है। और इस पेपर के लिए आपको कुछ भी खास पढ़े बिना आप इतना स्कोर कर दीजिए। इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको जीएस के पहले पेपर में आप बड़ी मुश्किल से 80, 90, 100, 105 नंबर कर पाते हो, जबकि इस पेपर में आप बिना कुछ पढ़े हुए बहुत डिसेंट स्कोर कर सकते हो। आपकी ऐसे की पूरी रणनीति क्या होनी चाहिए वो हम सब डिस्कस करेंगे। हालांकि इस पर हमने पहले डिस्कशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया है, लेकिन अभी विथ प्रूफ हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं हर एक चीज़ की पीडीएफ, उसका स्क्रीनशॉट, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, मेरी कॉपीज, किसी और टॉपर्स की कॉपीज जो मैंने पढ़ी उनको पढ़ पढ़ के आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारा एक डर होता है वो है सीसेट का। सीसेट पेपर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी चुनौती उत्पन्न करता है, और मेरी कोशिश रहेगी इस पेपर पर एक विस्तृत रणनीति बताई जाए, आपको इसका डर खत्म हो जाए। मैंने 4 एग्जाम दिए, 4 बार प्री दिया, मेरा 3 बार सीसेट क्लियर हुआ था। एक बार सीसेट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि सीएसई 2023 का यूपीएससी का पेपर था, वो बहुत एक ब्लंडर क्रिएट किया था, पूरे यूपीएससी जगत में हाहाकार मच गया था, बहुत सारे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए थे क्योंकि वो पेपर एक लाइन से बहुत हट गया था, यूपीएससी ने एक ब्लंडर क्रिएट किया था, वो हम सब जानते हैं। तो वो मेरा सीसेट नहीं हुआ था। बाकी 4 प्री मैंने दी, 4 में 3 प्री में मेरा सीसेट क्लियर हो रहा था। मेरी सीसेट की एक रणनीति थी और उसको मैं फॉलो करता था और मुझे उससे फायदा मिलता था। मैं वो पूरी रणनीति आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप इसकी उम्मीद मेरे से अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बता दूं कि ये सीसेट की रणनीति आप क्या करोगे, सुन के छोड़ दोगे या तैयारी स्टार्ट करोगे, आप एक एक दिन 10 दिन पढ़ोगे, फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, क्यों आपको पता है कि अगला प्री 24 मई को है और उसको अभी तक 7, 8, 9, 10 महीने पड़े हैं, तो आप इतने महीने सीसेट नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैंने इस सीसेट की टॉपिक पर अभी तक कोई चर्चा नहीं की है और अभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अक्टूबर नवंबर जब भी मुझे टाइम मिलेगा यहाँ पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे या कैसे भी, या फिर नॉर्मल कैमरे से कहीं भी रिकॉर्ड करने का मौका मिला तो मैं उस टाइम इस पर विस्तृत रणनीति शेयर करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप अक्टूबर नवंबर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आप उसको चीज को फॉलो करोगे, तब आप दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर जनवरी में जब आप प्री की तैयारी पर लग जाओगे, अब आप प्री की तैयारी पर लग जाओगे तो उस टाइम ये आपकी ज्यादा काम की है। मैंने 2023 का प्री दिया और मेरा सीसेट की वजह से नहीं हुआ, फिर 24 के लिए मैंने सीसेट पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि तुरंत ही स्टार्ट कर दिया हो, मैंने दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में जाके सीसेट शुरू किया था, क्योंकि एक रणनीतिक तैयारी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस की आंसर राइटिंग, जो हमारे हिंदी में मुख्य परीक्षा कही जाती है। मुख्य परीक्षा, इसका जो उत्तर लेखन का अभ्यास होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेंस का उत्तर लेखन का अभ्यास कैसे कर सकते हो और किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, टॉपर्स की कॉपी को कैसे पढ़ें, हिंदी मीडियम के टॉपर्स कौन कौन से जिनकी आप जीएस के लिए कॉपी पढ़ सकते हैं, आप ऐसे के लिए कॉपी पढ़ सकते हैं, आप ऑप्शनल के लिए कॉपी पढ़ सकते हैं, वो हम सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए जो हमने लेक्चर लिया है टेलीग्राम पर, उसके अलावा यहाँ पर हम फुल प्रूफ के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस पर आपको चीजें हर चीज अवेलेबल करवा दी जाए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में वैकल्पिक विषय कहा जाता है। और इसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो गई क्योंकि मेरा जो वैकल्पिक विषय वो हिंदी साहित्य है, तो इसलिए मैं सिर्फ हिंदी साहित्य के बच्चों को गाइड कर पाऊंगा। बाकी जिन बच्चों का जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसॉफी है या फिर और भी कोई है, तो उनके लिए मेरे पास गाइडेंस नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको गाइडेंस
दिला सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त सुरेंद्र है जो पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर है, और वे खुद उनका यूपीएससी में वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, तो आपको अच्छा गाइडेंस वहाँ से मिल सकता है। लेकिन हिस्ट्री के लिए मेरे पास कोई ऐसा सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है जिनसे संपर्क करके मैं आपको मदद करवा सकूं, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। और फिलोसॉफी के लिए मेरे पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो जो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, हम इस पर, मेरा ऑप्शनल मैं आपको लिख देता हूँ, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, इस ऑप्शनल पर मैं आपको पूरा गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। हम पद्य के लिए, गद्य की कौन सी किताबें पढ़े, कौन सी छोड़ सकते हैं, भाषा खंड के लिए और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये एक मोटा मोटा खाका है जिसको हमने कोशिश की है, बाकी इससे और विस्तृत हर चीज हम डिस्कस करेंगे जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। आप में से जो सीरियस कैंडिडेट है उन्होंने इस वीडियो को लास्ट देखा होगा, और मेरी कोशिश उन लोगों तक पहुंचने की जिनको सच में मदद की जरूरत है, घर में गरीबी है, पैसे नहीं है, या कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, उन बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करना है। तो इसीलिए जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है उनको सच में मेरे से मदद की जरूरत है, और मुझे आप लोगों की मदद करनी है। जो लोग 2-4 मिनट वीडियो देख के छोड़ दिया है, आपको भी पता है उन लोगों का मकसद यही है कि चलो ठीक, कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे कई सेलेक्टेड आए गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ, और मैं कमेंट सेक्शन में भी उन लोगों के जवाब देता हूँ जिसको मुझे लगता है ये जेन्यून है। तो इसमें भी हम, आपने लास्ट तक देखा है तो आपको पता चला होगा हमारी आगे रूपरेखा क्या रहेगी, और हम इस तरह आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।